बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक विक्टोरियन नावल पढ़ने जा रहे हैं जिस नावल का नेम है जेन एयर। इस नावल को एक ब्रिटिश फीमेल नावलिस्ट शार्लट ब्रोंटी ने लिखा था। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कॉपी पेंसिल पकड़ लें और जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो से मिले वो इन्फॉर्मेशन आप लोग अपनी कॉपी पर लिखते जाना। शार्लट ब्रोंटी ने जेन एयर नावल 1847 में लिखा था और इस नावल को 19 अक्टूबर 1847 में यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश करवाया गया था। जेन एयर इस नावल का फर्स्ट अमेरिकन एडिशन 1848 में न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पब्लिश हुआ था। जेन एयर इस नावल को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। जेन एयर इस नावल का ओरिजिनल टाइटल है जेन एयर एन ऑटोबायोग्राफी। जेन एयर नावल की प्रोटैगनिस्ट का नेम है जेन एयर और प्रोटैगनिस्ट के नेम पर ही शार्लट ब्रोंटी ने इस नावल का नाम जेन एयर रख दिया था। जेन एयर नावल का पॉइंट ऑफ व्यू है फर्स्ट पर्सन नरेशन, यानी कि जेन एयर नावल में इस नावल की प्रोटैगनिस्ट जेन एयर अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी लाइफ में हुए इंसिडेंट्स के बारे में रीडर्स को बताएगी। सेटिंग ऑफ टाइम स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगी जेन एयर नावल की। जेन एयर नावल ये एक विक्टोरियन नावल है, तो इस वजह से जेन एयर नावल की सेटिंग ऑफ टाइम है विक्टोरियन इरा, अर्ली 19th सेंचुरी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि विक्टोरियन इरा 1837 में शुरू हुआ था और 1901 में ख़त्म हुआ था। विक्टोरियन इरा को विक्टोरियन इरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1837 में क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन बनी थी। जेन एयर नावल की सेटिंग ऑफ प्लेस है नॉर्दर्न इंग्लैंड में मौजूद डिफरेंट प्लेसेस। उन प्लेसेस के नाम स्टूडेंट्स आप लोग तरतीब से याद कर लेना। आप लोगों को ये पूरा नावल आसानी से समझ आ जाएगा और आप लोगों को इस नावल के इवेंट्स भी याद हो जाएंगे। तो इस नावल की सेटिंग ऑफ प्लेस में कौन कौन सी प्लेसेस आती हैं? पहली है गेटशेड हॉल, दूसरी है लोवुड स्कूल, तीसरी है थॉर्नफील्ड हॉल, चौथी है मूअर हाउस और पांचवी है फर्नडीन। जेन एयर नावल का योनरा है गोथिक नावल, बिल्डंग्स, रोमन नावल और रोमांस नावल। गोथिक फिक्शन या गोथिक नावल्स उन नावल्स को कहा जाता है जिन नावल्स में हॉरर इवेंट्स मौजूद होते हैं। गोथिक नावल्स में फियर इन्वायरमेंट होता है, सुपर नेचुरल इवेंट्स होते हैं, कोई पुराना तबाह हुआ घर या बिल्डिंग यानी ओल्ड एंड रून्ड बिल्डिंग्स गोथिक नावल्स की सेटिंग ऑफ प्लेस होती हैं। और उन बिल्डिंग्स को देखकर ये लगता है कि पास्ट में इन बिल्डिंग्स में इन घरों में लोग रहते थे, लेकिन अब इन घरों में कोई नहीं रहता और अब ये बिल्डिंग्स और घर तबाह हो रहे हैं। इसके अलावा गोथिक नावल्स में कुछ हॉरिबल इवेंट्स होते हैं, कोई क्राइम वगैरह होता है जैसे कि मर्डर वगैरह। गोथिक नावल्स में स्टोरी के अंदर एक स्टोरी मौजूद होती है। और सुपर नेचुरल इवेंट्स का आप लोगों को स्टूडेंट्स पता होगा कि गोथिक नावल्स में गूस्ट्स यानी भूतों की अपेयरेंस का कोई ना कोई इवेंट मौजूद होता है। इसके अलावा गोथिक नावल्स की जो सेटिंग ऑफ प्लेस होती है उस प्लेस पर या तो बहुत ज़्यादा खामोशी होती है या फिर कोई मिस्टीरियस लाफ्टर सुनाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि गोथिक नावल्स का मतलब ऐसे नावल्स जिन नावल्स को पढ़कर ये लगे कि इन नावल्स में कोई मिस्ट्री है, कोई राज छुपा हुआ है इस नावल के अंदर और इस नावल में बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। और गोथिक नावल में प्रेजेंट टाइम में पास्ट इवेंट्स के बारे में बात की जाती है। अब बिल्डिंग्स रोमन नावल क्या होता है? बिल्डिंग्स रोमन नावल ये भी नावल्स का फिक्शन का एक योनरा है जिसमें प्रोटैगनिस्ट की उसके चाइल्डहुड से लेकर उसके अडल्टहुड तक होने वाली साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ के बारे में बात की जाती है। यानी कि बिल्डिंग्स रोमन नावल में यह दिखाया जाएगा कि किस तरह से नावल का प्रोटैगनिस्ट अपने बचपन में मुख्तलिफ इवेंट्स को एक्सपीरियंस करने के बाद कैसे मैच्योर हुआ और किस तरह से नावल के प्रोटैगनिस्ट की साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ हुई। बिल्डिंग्स रोमन नावल में प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में चेंजेस आती हैं। स्टूडेंट्स, गोथिक नावल और बिल्डिंग्स रोमन नावल नावल के ये योनराज जर्मनी से ओरिजिनेट हुए थे और लेट 18th सेंचुरी में गोथिक नावल और बिल्डिंग्स रोमन नावल नावल के ये योनराज बहुत फेमस हुए थे। और स्टूडेंट्स, रोमांटिक नावल्स का आप लोगों को पता होगा, ऐसे नावल्स जिनमें कोई लव स्टोरी मौजूद हो। आप लोगों को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स कि जेन एयर ये नावल किस तरह से एक गोथिक नावल है या किस तरह से एक बिल्डिंग्स रोमन नावल है। तो अभी जेन एयर इस नावल की समरी में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इस नावल की प्रोटैगनिस्ट जेन एयर की
उसके चाइल्डहुड से लेकर उसके अडल्टहुड तक उसकी साइकोलॉजिकल और मोरल डेवलपमेंट होती है। जेन एयर इस नावल की समरी सुनाने के बाद स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जेन एयर नावल में कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं जो कि इस नावल की राइटर शार्लट ब्रोंटी की रियल लाइफ के इंसिडेंट्स से मिलते जुलते हैं। यानी कि जेन एयर नावल में इस नावल की प्रोटैगनिस्ट जेन एयर अपनी ऑटोबायोग्राफी बताएगी और इस ऑटोबायोग्राफी में शार्लट ब्रोंटी ने किस तरह से अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी रियल लाइफ के इंसिडेंट्स बताने की कोशिश की है, उन इंसिडेंट्स के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स इस वीडियो के एंड पर बात करेंगे। जेन एयर इस नावल की राइटर शार्लट ब्रोंटी के बारे में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, शार्लट ब्रोंटी का रियल नेम शार्लट निकोलस था। शार्लट ब्रोंटी 21 अप्रैल 1816 में इंग्लैंड में पैदा हुई थी और 31 मार्च 1855 में इंग्लैंड में ही शार्लट ब्रोंटी की 38 ईयर्स की एज में डेथ हो गई थी। शार्लट ब्रोंटी एक इंग्लिश नावलिस्ट, पोएट और एक गवर्नेस थी। जेन एयर इस नावल को शार्लट ब्रोंटी ने अपने रियल नेम के साथ पब्लिश नहीं करवाया था, क्योंकि विक्टोरियन इरा में फीमेल राइटर्स जब अपना कोई लिटरेरी वर्क पब्लिश करवाती थी तो विक्टोरियन सोसाइटी के लोग इन फीमेल राइटर्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे। और जब कोई फीमेल राइटर विक्टोरियन इरा में अपना कोई लिटरेरी वर्क पब्लिश करवाती थी तो उस लिटरेरी वर्क के पब्लिश होने के बाद वो फीमेल राइटर इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाती थी जितने पैसे मेल राइटर्स विक्टोरियन इरा में कमा रहे थे। तो इस वजह से जो फीमेल राइटर्स थी विक्टोरियन इरा में, वो अपना रियल नेम यूज़ करके अपना लिटरेरी वर्क पब्लिश नहीं करवाती थी, बल्कि फीमेल राइटर्स मेल सूडोनिम्स का यूज़ करके अपने लिटरेरी वर्क्स को पब्लिश करवाती थी। इसी तरह से जेन एयर ये नावल शार्लट ब्रोंटी ने अपने रियल नेम के साथ पब्लिश नहीं करवाया, बल्कि अपना मेल सूडोनिम, अपना पेन नेम करर बेल यूज़ करके जेन एयर इस नावल को पब्लिश करवाया था। और जेन एयर ये नावल पब्लिश होने के बाद बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स फिलहाल शुरू करते हैं जेन एयर इस नावल की समरी। जेन एयर इस नावल की शुरुआत कुछ यूं होती है कि इस नावल की प्रोटैगनिस्ट और नरेटर जेन एयर अभी एक छोटी बच्ची ही थी कि इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जेन एयर इस ऑर्फन चाइल्ड को जेन एयर का एक अंकल मिस्टर रीड जेन एयर को संभालने की जिम्मेदारी लेकर और जेन एयर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी लेकर इसे अपने घर ले गया। मिस्टर रीड की बीवी का नाम था मिसिस सारा रीड। मिस्टर रीड और मिसिस सारा रीड ये लोग गेटशेड हॉल इस जगह पर रहते थे। मिस्टर रीड और मिसिस सारा रीड के 3 बच्चे थे। मिस्टर रीड और मिसिस सारा रीड का एक बेटा था जिसका नाम था जॉन रीड, और इनकी 2 बेटियां थीं जिनका नाम था एलिजा रीड और जॉर्जियाना रीड। मिस्टर रीड अपने बच्चों से ज़्यादा जेन एयर के साथ प्यार करता था और अपने बच्चों से ज़्यादा जेन एयर का ख्याल रखता था। फिर कुछ वक़्त के बाद मिस्टर रीड की डेथ हो गई, लेकिन उसने मरने से पहले अपनी बीवी मिसिस सारा रीड को कहा कि अब से वो जेन एयर का ख्याल रखेगी। मिसिस सारा रीड जेन एयर को इतना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने हस्बैंड मिस्टर रीड की ख्वाहिश के मुताबिक मिसिस रीड ने जेन एयर को अपने घर में ही रहने दिया। लेकिन मिसिस सारा रीड और इसके 3 बच्चे जॉन रीड, एलिजा रीड और जॉर्जियाना रीड ये जेन एयर के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। मिसिस रीड जेन एयर की आंटी थी और इसके पास काफ़ी पैसा भी था। अब नावल के शुरू में जेन एयर की एज हो चुकी थी 10 साल, जबकि जेन एयर का कज़न जॉन रीड उसकी एज 14 साल हो चुकी थी। एलिजा रीड की एज 13 साल हो चुकी थी और जॉर्जियाना रीड की एज 11 साल हो चुकी थी। मिसिस रीड के घर गेटशेड हॉल में एक नर्स मेड बेसी ली काम करती थी। बेसी ली जेन एयर के साथ बड़ा अच्छा सलूक करती थी। बेसी ली जेन एयर को स्टोरीज सुनाती थी, मुख्तलिफ सॉन्ग्स सुनाती थी गाकर। एक दिन ऐसा हुआ कि जेन एयर की अपने कज़न जॉन रीड के साथ लड़ाई हो गई, तो मिसिस सारा रीड ने जेन एयर को उसके बेटे जॉन रीड के साथ लड़ाई करने की वजह से एक रेड रूम में कैद कर दिया। ये कमरा वही कमरा था जिसमें जेन एयर के अंकल मिस्टर रीड की डेथ हुई थी। जब इस रेड रूम में जेन एयर कैद थी तो उसे ऐसे फील हुआ, जेन एयर को ऐसे लगा कि जैसे उसने अपने डेड अंकल मिस्टर रीड का बूथ देख लिया है। तो जेन एयर अपने डेड अंकल मिस्टर रीड का गूस्ट देखकर जोर से चिल्लाई। जेन एयर ने अपने डेड अंकल
मिस्टर रीड का भूत देखकर चीखना शुरू कर दिया और फिर जेन एयर बेहोश हो गई। जब जेन एयर की आंख खुली तो उसने देखा कि गेट शेड हॉल की नर्स मेड बेसिली उसकी देखभाल कर रही है और एक एपोथिकेरी यानी एक मेडिकल प्रोफेशनल मिस्टर लॉयड जिसने जेन एयर का ट्रीटमेंट किया था उसे मेडिसिन दी थी। इस एपोथिकेरी मिस्टर लॉयड ने भी जेन एयर के साथ अच्छा सलूक किया था। मिस्टर लॉयड ने जेन एयर की आंट मिसिस सारा रीड को कहा कि जेन एयर को वो दूर एक स्कूल लोवुड स्कूल में दाखिल करवा दे ताकि लोवुड स्कूल में रहकर जेन एयर अपनी पढ़ाई कर सके। मिसिस सारा रीड जेन एयर को लोवुड स्कूल में दाखिल करवाने के लिए राजी हो गई। इस बात पर जेन एयर को काफ़ी खुशी हुई। लोवुड स्कूल में दाखिल होने के बाद जेन एयर को पता लगा कि लोवुड स्कूल में वो खुश नहीं रह पाएगी क्योंकि लोवुड स्कूल का हेडमास्टर मिस्टर ब्रोकली हस्ट वो जेन एयर और बाकी स्टूडेंट्स के साथ बहुत बुरा सलूक करता था, स्टूडेंट्स पर बड़ा जुल्म करता था। और मिस्टर ब्रोकली हस्ट ये एक हिपोक्राइट भी था। मिस्टर ब्रोकली हस्ट लोवुड स्कूल के स्टूडेंट्स को गुर्बत के बारे में और भूखा रहने के बारे में और ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ों से दूर रहने की नसीहतें करता था, लेकिन खुद मिस्टर ब्रोकली हस्ट लोवुड स्कूल के फंड्स को यूज़ करके वो पैसे अपनी फैमिली के वेल्दी लाइफस्टाइल के लिए खर्च करता था। लोवुड स्कूल में जेन एयर की एक यंग गर्ल हेलन बर्न्स के साथ दोस्ती हो गई। जेन एयर और हेलन बर्न्स ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गईं। लोवुड स्कूल में मिस कैचर्ड नाम की एक टीचर पढ़ाती थी। मिस कैचर्ड बड़ी सख्त टीचर थी, स्टूडेंट्स के साथ सख्त लहजे में बात करती थी और ख़ास तौर पर हेलन बर्न्स के साथ मिस कैचर्ड बड़े गुस्से से बात करती थी और हेलन बर्न्स को काफ़ी पनिशमेंट भी देती थी। हेलन बर्न्स के एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आते थे, फिर भी मिस कैचर्ड एग्ज़ाम्स में हेलन बर्न्स के अच्छे मार्क्स देखने की बजाय उसे पनिशमेंट देती थी। जब जेन एयर को मिसिस सारा रीड ने लोवुड स्कूल में दाखिल करवाया था, उस वक़्त मिसिस सारा रीड ने लोवुड स्कूल के हेडमास्टर मिस्टर ब्रोकली हस्ट से जेन एयर के बारे में एक झूठ बोला कि जेन एयर ये लड़की झूठ बोलती है, जेन एयर को झूठ बोलने की आदत है, तो मिस्टर ब्रोकली हस्ट जेन एयर पर सख्ती करे। लेकिन उस मेडिकल प्रोफेशनल मिस्टर लॉयड ने लोवुड स्कूल की एक टीचर मिस मारिया टेम्पल को एक लेटर लिखा था जिसमें मिस्टर लॉयड ने मिस टेम्पल को बताया था कि जेन एयर इस लड़की को झूठ बोलने की कोई आदत नहीं है। मिस मारिया टेम्पल लोवुड स्कूल की सुपरिटेंडेंट थी और मिस मारिया टेम्पल अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छा सलूक करती थी। मिस्टर लॉयड का लेटर मिलने के बाद मिस मारिया टेम्पल ने मिस्टर ब्रोकली हस्ट के जेन एयर पर धोखा देने या झूठ बोलने के इल्ज़ामात को ख़त्म कर दिया। मिस मारिया टेम्पल ने जेन एयर की हेल्प की। फिर एक वक्त ऐसा आया कि लोवुड स्कूल के स्टूडेंट्स में टाइफस नाम की एक इन्फेक्शियस डिसीज़ फैल गई और जेन एयर की बेस्ट फ्रेंड हेलन बर्न्स को भी टाइफस डिसीज़ हो गई। हेलन बर्न्स को शराब पीने की भी आदत थी। मिस मारिया टेम्पल ने हेलन बर्न्स की उसकी बीमारी में टाइफस डिसीज़ में उसकी केयर की, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हेलन बर्न्स की डेथ हो गई। जेन एयर के बाजुओं में ही हेलन बर्न्स की डेथ हुई थी। जब टाइफस एपिडेमिक लोवुड स्कूल में काफ़ी बढ़ गई तो लोवुड स्कूल का डायरेक्टर मिस्टर ब्रोकली हस्ट लोवुड स्कूल छोड़कर चला गया। फिर कुछ वक़्त के बाद कुछ लोगों का एक ग्रुप मिस्टर ब्रोकली हस्ट की जगह लोवुड स्कूल को संभालने के लिए आ गया। ये नए लोग जो लोवुड स्कूल को संभालने आए थे ये स्टूडेंट्स के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते थे। इन लोगों के स्टूडेंट्स के साथ अच्छे सलूक की वजह से जेन एयर की लाइफ बेहतर होना शुरू हो गई, क्योंकि जेन एयर को बचपन में भी उसके माँ बाप का प्यार नहीं मिला। उसकी आंटी ने, उसके कज़न्स ने जेन एयर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया और लोवुड स्कूल में भी टीचर्स ने जेन एयर के साथ बुरा सलूक किया। लेकिन अब मिस्टर ब्रोकली हस्ट की जगह लोवुड स्कूल को चलाने के लिए जो नए लोग आए थे, जो नए टीचर्स आए थे, वो जेन एयर के साथ भी अच्छा सलूक करते थे। तो जेन एयर की लाइफ में हैप्पीनेस आ गई और जेन एयर ने अच्छी तरह से लोवुड स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। 6 साल तक जेन एयर लोवुड स्कूल में पढ़ती रही। उसके बाद जेन एयर ने 2 साल तक लोवुड स्कूल में टीचिंग जॉब भी की। 2 साल लोवुड स्कूल में पढ़ाने के बाद जेन एयर ने सोचा कि अब वो एक गवर्नेंस की जॉब करेगी। स्टूडेंट्स, गवर्नेंस का मतलब होता है कि एक ऐसी वूमेन जो प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर किसी बच्चे को या बच्चों को पढ़ाए। कुछ लोग विक्टोरियन सोसाइटी में, कुछ लोग जिनके पास काफ़ी पैसा था,
वो लोग अपने बच्चों के लिए घर में ही एक वुमेन ट्यूटर रख लेते थे ताकि वो वुमेन ट्यूटर उनके घर में आकर उन लोगों के बच्चों को पढ़ाए। और एक गवर्नेंस उसी घर में रहती थी जिस घर में वो बच्चे को या बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी। तो जेन एयर ने थॉर्नफील्ड हॉल इस जगह पर इस घर में एक गवर्नेंस की जॉब करना शुरू कर दी। थॉर्नफील्ड हॉल ये एक बहुत बड़ा घर था जिसके आसपास काफ़ी ज़मीन थी और इस घर में बहुत सारे कमरे खाली पड़े हुए थे। थॉर्नफील्ड हॉल ये घर एक शख्स एडवर्ड फेयरफैक्स रोचेस्टर का था। थॉर्नफील्ड हॉल इस जगह पर इस घर में जेन एयर एक फ्रेंच गर्ल अडेल वारंस को पढ़ाती थी। अडेल वारंस इस लड़की की मदर सिलाइन एक डांसर थी और सिलाइन एडवर्ड फेयरफैक्स रोचेस्टर की मिस्ट्रेस थी। जब सिलाइन ने अडेल वारंस इस बच्ची को जन्म दिया तो उसने एडवर्ड फेयरफैक्स रोचेस्टर से कहा कि ये बच्ची अडेल वारंस एडवर्ड फेयरफैक्स रोचेस्टर की बेटी है, लेकिन रोचेस्टर ने सिलाइन की ये बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अडेल वारंस उसकी बेटी नहीं है। मिस्टर रोचेस्टर ने बाद में जेन एयर को बता दिया था कि सिलाइन मिस्टर रोचेस्टर को छोड़कर किसी म्यूजिशियन या सिंगर के साथ इटली भाग गई थी। अडेल वारंस ये फ्रेंच गर्ल और जेन एयर ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करती थी। जेन एयर थॉर्नफील्ड हॉल इस घर में ही रहती थी। मिसिज एलिस फेयरफैक्स थॉर्नफील्ड हॉल इस जगह की हाउसकीपर थी। मिसिज एलिस फेयरफैक्स काफ़ी उम्र की एक विडो वूमेन थी, लेकिन ये जेन एयर के साथ अच्छा सलूक करती थी और मिस्टर रोचेस्टर की दूर की रिश्तेदार थी। जेन एयर आहिस्ता आहिस्ता एडवर्ड फेयरफैक्स रोचेस्टर को पसंद करने लगी। जेन एयर को मिस्टर रोचेस्टर के साथ लव हो गया, लेकिन जेन एयर ने मिस्टर रोचेस्टर के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। जेन एयर ने मिस्टर रोचेस्टर के साथ अपने लव को अपने अंदर सीक्रेट ही रखा। एक रात ऐसा हुआ कि थॉर्नफील्ड हॉल इस घर में आग लग गई, तो जेन एयर ने मिस्टर रोचेस्टर को आग में जलने से बचा लिया। जेन एयर ने मिस्टर रोचेस्टर से जब वजह पूछी कि ये आग क्यों लगी, तो मिस्टर रोचेस्टर ने जेन एयर को बताया कि इस घर में मौजूद एक सर्वेंट ग्रेस पूल ने रात के वक्त शराब पी हुई थी और उससे गलती से इस घर को आग लग गई। जेन एयर को मिस्टर चेस्टर की बातों पर थोड़ा शक हुआ कि मिस्टर चेस्टर जेन एयर से कोई बात छुपा रहा है। मिस्टर चेस्टर जेन एयर को पूरी बात नहीं बता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मिस्टर चेस्टर अपने साथ एक खूबसूरत औरत ब्लैंच इनग्राम को अपने घर ले आया। अब जेन एयर तो मिस्टर चेस्टर के साथ प्यार करती है, तो वो मिस्टर चेस्टर के साथ ब्लैंच इनग्राम इस औरत को देखकर बड़ी जेलस हुई। मिस्टर चेस्टर का इरादा था कि वो ब्लैंच इनग्राम के साथ शादी कर लेगा। ब्लैंच इनग्राम एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन वो गरीब लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी और उसने जेन एयर के साथ भी अच्छे बिहेवियर में बात नहीं की। कुछ टाइम के बाद मिस्टर रोचेस्टर को पता चला कि ब्लैंच इनग्राम मिस्टर रोचेस्टर के पैसों की वजह से, उसकी दौलत की वजह से उसके साथ शादी करना चाहती है और ब्लैंच इनग्राम की मदर भी इसीलिए ब्लैंच इनग्राम की शादी मिस्टर रोचेस्टर के साथ करवाना चाहती है, क्योंकि मिस्टर रोचेस्टर के पास काफ़ी सारी दौलत है। तो जैसे ही मिस्टर चेस्टर को इस बात का पता चला तो उसने फैसला किया कि वो ब्लैंच इनग्राम के साथ अब शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ जेन एयर को लग रहा था कि मिस्टर चेस्टर अब ब्लैंच इनग्राम को प्रपोज करेगा शादी के लिए, लेकिन मिस्टर चेस्टर ने ब्लैंच इनग्राम को शादी के लिए प्रपोज करने की बजाय जेन एयर को अपने साथ शादी करने के लिए प्रपोज कर दिया। अब जेन एयर तो हैरान हो गई। एक बार जेन एयर को तो यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स मिस्टर चेस्टर से वो प्यार करती है वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देगा, लेकिन फिर जेन एयर ने मिस्टर चेस्टर का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। फिर मिस्टर चेस्टर और जेन एयर की शादी का दिन आया। शादी की तकरीब हो रही थी। अभी मिस्टर चेस्टर और जेन एयर इनकी शादी होने ही लगी थी कि इस टाइम पर एक शख्स रिचर्ड मैसन मिस्टर चेस्टर और जेन एयर की शादी में पहुंच गया। रिचर्ड मैसन ने आकर शादी की तकरीब में मौजूद लोगों को बताया कि मिस्टर चेस्टर की पहले से ही शादी हो चुकी है रिचर्ड मैसन की बहन बर्था मैसन के साथ। रिचर्ड मैसन ने यह भी बताया कि एडवर्ड फेयरफैक्स रोचेस्टर की पहली बीवी बर्था मैसन अभी जिंदा है। मिस्टर रोचेस्टर ने फिर जेन एयर और शादी में मौजूद बाकी लोगों को बताया कि उसकी पहले से बर्था मैसन के साथ शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी पहली बीवी बर्था मैसन वो शादी के कुछ वक्त के बाद पागल हो गई थी। मिस्टर चेस्टर शादी में मौजूद लोगों को थॉर्नफील्ड हॉल ले गया, जहां पर सब लोगों ने देखा कि बर्था मैसन
उसकी मेंटल कंडीशन अब नॉर्मल नहीं है। बर्था मैसन अब पागल हो चुकी है। मिस्टर चेस्टर ने जेन एयर से यह बात छुपाई थी कि उसकी बीवी बर्था मैसन उसके घर में ही रहती है। मिस्टर चेस्टर ने अपनी बीवी बर्था को थॉर्नफील्ड हॉल की तीसरी मंजिल पर रखा हुआ था और एक सर्वेंट ग्रेस पूल को मिस्टर चेस्टर ने यही काम दिया था कि ग्रेस पूल मिस्टर चेस्टर की बीवी बर्था को कंट्रोल करे, उसका ख्याल रखे। कुछ टाइम पहले जब थॉर्नफील्ड हॉल में आग लगी थी तो वो आग भी बर्था मैसन ने ही जलाई थी। इसके अलावा एक दिन कुछ टाइम पहले ही जेन एयर ने थॉर्नफील्ड हॉल में हंसने की आवाज़ सुनी तो मिस्टर चेस्टर ने जेन एयर को यही बताया कि ये तो ग्रेस पूल के हंसने की आवाज़ थी। अब जेन एयर को फील हुआ कि वो मिस्टर चेस्टर के साथ शादी नहीं कर सकती, तो जेन एयर ने मिस्टर चेस्टर के साथ शादी करने से उसे मना कर दिया और थॉर्नफील्ड हॉल को छोड़कर जेन एयर चली गई। अब जेन एयर के पास ना तो इतने पैसे थे और ना ही रहने के लिए कोई घर था। जेन एयर भूखी भी थी, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और जेन एयर कई दिनों तक लोगों के घरों के बाहर ही सोती रही। एक दिन जेन एयर एक घर के बाहर खड़ी थी। उस घर का उस जगह का नाम था मार्श एंड या फिर मूअर हाउस। मूअर हाउस, इस घर में 3 बहन भाई रहते थे जिनका नाम था डियाना रिवर्स, मैरी रिवर्स और इन 2 बहनों का एक भाई था जिसका नाम था जॉन एयर रिवर्स। जॉन एयर रिवर्स ये एक क्लर्जी मैन था। तो इन तीनों बहन भाइयों मैरी, डियाना और जॉन एयर ने जेन एयर को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। जेन की इन तीनों बहन भाइयों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। जॉन एयर रिवर्स ने मोर्टन नामी जगह पर एक चैरिटी स्कूल में जेन एयर को एक टीचिंग जॉब तलाश करके दी। तो अब जेन एयर को जॉब मिल चुकी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जेन एयर और मैरी रिवर्स, डियाना रिवर्स और जॉन एयर रिवर्स, इन लोगों को पता चला कि ये लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और मैरी डियाना और जॉन एयर रिवर्स की जेन एयर कज़न है। ये जानकर जेन एयर को काफ़ी खुशी हुई। जॉन एयर रिवर्स ने फिर जेन एयर को बताया कि जेन एयर का अंकल जॉन एयर मर गया था और उसने जेन एयर के लिए 20,000 पाउंड्स विरासत में छोड़े थे। अब जेन एयर के पास 20,000 पाउंड्स आ चुके थे, तो जेन एयर ने इन 20,000 पाउंड्स को, अपनी विरासत को, अपने तीनों कज़न्स मैरी डियाना और जॉन एयर रिवर्स के साथ बराबर बांट लिया। जॉन एयर रिवर्स एक यंग वूमेन रोज़ेमंड ओलिवर के साथ लव करता है। रोज़ेमंड ओलिवर भी जॉन एयर रिवर्स के साथ लव करती है, लेकिन जो जॉन एयर रिवर्स है ये रोज़ेमंड ओलिवर के साथ अपने प्यार का इजहार नहीं करता। रोज़ेमंड ओलिवर ये खूबसूरत और अमीर औरत है और जिस स्कूल में जेन एयर जॉब कर रही होती है उस स्कूल को रोज़ेमंड ओलिवर फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, पैसे देती है उस स्कूल को चलाने के लिए। अब जॉन एयर रिवर्स ये एक क्लर्जी मैन है, ये एक प्रीस्ट है। तो अब जॉन एयर रिवर्स एक मिशनरी बनकर इंडिया जाने का फैसला करता है। जॉन एयर रिवर्स अपनी कज़न जेन एयर को प्रपोज करता है मैरिज के लिए। जॉन एयर रिवर्स जेन एयर को कहता है कि जेन एयर उसके साथ शादी करके उसके साथ इंडिया चले। जेन एयर जॉन एयर रिवर्स का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है, लेकिन जेन एयर कहती है कि वो जॉन एयर रिवर्स के साथ इंडिया चली जाएगी। अब जेन एयर तो एडवर्ड फेयरफैक्स रोचेस्टर के साथ प्यार करती है, वो जॉन एयर रिवर्स के साथ प्यार नहीं करती, इसलिए जॉन एयर रिवर्स का मैरिज प्रपोजल वो रिजेक्ट कर देती है। जॉन एयर रिवर्स अपनी कज़न जेन एयर पर थोड़ा प्रेशर भी डालता है कि जेन एयर उसके साथ शादी कर ले, लेकिन जेन एयर जॉन एयर रिवर्स के साथ शादी करने के लिए राज़ी नहीं होती। जेन एयर सोचती है कि वो जिस शख्स के साथ प्यार करती है वो उस शख्स से यानी एडवर्ड फेयरफैक्स रोचेस्टर से ज़्यादा वक्त तक दूर नहीं रह सकती और ना ही उसे ज़्यादा देर तक छोड़ सकती है। अब जेन एयर अपने कज़न जॉन एयर रिवर्स के साथ भी शादी कर सकती थी, लेकिन जेन एयर एडवर्ड फेयरफैक्स रोचेस्टर के साथ मोहब्बत करती थी, इसलिए उसने जॉन एयर रिवर्स के साथ शादी करने से जॉन एयर रिवर्स को मना कर दिया। फिर जॉन एयर रिवर्स अकेला ही बिना शादी किए इंडिया चला गया। एक रात जेन एयर को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे उसे एडवर्ड फेयरफैक्स रोचेस्टर उसका नाम बोलकर उसे बुला रहा है। जेन फिर अगले दिन जल्दी से थॉर्नफील्ड हॉल पहुंचती है और वहां जाकर देखती है कि थॉर्नफील्ड हॉल, ये घर, ये जगह पूरी तरह से जल चुकी है। बर्था मैसन ने दोबारा से थॉर्नफील्ड हॉल को आग लगा दी थी और इसी आग में बर्था मैसन की जलकर डेथ हो गई थी। इसी आग में एडवर्ड फेयरफैक्स रोचेस्टर
अपने सर्वेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो आग की वजह से एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर की आई साइट ख़त्म हो गई और एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर के एक हाथ ने भी काम करना छोड़ दिया। अब एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर एक नई जगह पर रह रहा था और उस जगह का नाम था फर्नडीन। वहाँ पर एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर अपने दो सर्वेंट्स जॉन और मैरी के साथ रह रहा था। अब जेन एयर एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर से मिली और उसने एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब जेन एयर को पता है कि एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर अपनी आंखों से नहीं देख सकता, इसकी आईसाइट चली गई है, इसका एक हाथ काम भी नहीं करता। फिर भी जेन एयर एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो गई है, क्योंकि जेन एयर एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर के साथ सच्चा प्यार करती है। फिर जेन एयर और एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर इन दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली। इस तरह से जेन अपनी ऑटोबायोग्राफी बताते हुए, अपनी ज़िंदगी की कहानी बताते हुए आखिर में लिखती है कि जेन एयर और एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर की शादी को अब 10 साल गुजर चुके हैं और जेन एयर ने और एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर ने अपनी शादी के ये 10 साल बड़ी हंसी खुशी गुजारे हैं। जेन एयर बताती है कि एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर की 2 साल की ब्लाइंडनेस के बाद एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर को उसकी एक आंख से नज़र आना शुरू हो गया। एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर की एक आंख की आई साइट ठीक हो गई 2 साल की ब्लाइंडनेस के बाद। और जब जेन एयर और एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर के घर पहला बेटा पैदा हुआ, तो एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर अपने बेटे को अपने हाथों में उठाने के काबिल था। तो स्टूडेंट्स, ये थी जेन एयर नावल की समरी। इस नावल में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक लड़की जिसे बचपन में उसे उसके माँ बाप का प्यार नहीं मिला, जेन एयर की आंट और उसके कज़न्स ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, और इस तरह फिर लोवुड स्कूल में पढ़कर, लोवुड स्कूल में टीचिंग करके, थॉर्नफील्ड हॉल में गवर्नेंस की जॉब करके फिर जेन एयर ने थॉर्नफील्ड हॉल को छोड़ दिया। जेन एयर को एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर से प्यार हो गया, लेकिन जेन एयर को जब पता चला कि एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर की पहले से एक बीवी है, बर्था मैसन, ये जानकर जेन एयर एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर को छोड़कर चली गई। जेन एयर फिर अपने कज़न्स जॉन एयर रिवर्स, मैरी रिवर्स और डायना रिवर्स के साथ कुछ टाइम तक रही। उसके बाद दोबारा से जेन एयर ने वापस आकर एडवर्ड फेयरफैक्स और चेस्टर से शादी कर ली। अब स्टूडेंट्स, जेन एयर इस नावल में कौन कौन से ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट्स मौजूद हैं, जिन इवेंट्स को बताकर शार्लट ब्रोंटी ने अपनी रियल लाइफ के इवेंट्स को बताने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, शार्लट ब्रोंटी की 4 बहनें थीं और इसका एक भाई था। शार्लट ब्रोंटी के फादर का नाम था पैट्रिक ब्रोंटी और शार्लट ब्रोंटी की मदर का नाम था मारिया ब्रैनवेल। अभी शार्लट ब्रोंटी की एज 5 साल ही थी कि शार्लट ब्रोंटी की मदर की डेथ हो गई। शार्लट ब्रोंटी की मदर की डेथ के बाद शार्लट ब्रोंटी की एक आंट ने शार्लट ब्रोंटी और इसके बहन भाइयों की देखभाल की। शार्लट ब्रोंटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो शार्लट ब्रोंटी और इसकी 3 बहनों मारिया, एलिज़ाबेथ और एमिली को कोवन ब्रिज स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। शार्लट ब्रोंटी का फादर पैट्रिक ब्रोंटी एक क्लर्जीमैन था, एक प्रीस्ट था, और कोवन ब्रिज स्कूल ये क्लर्जीमैन की डॉटर्स के लिए ही था। फिर इंग्लैंड में ट्यूबरक्लोसिस ये बीमारी फैल गई। कोवन ब्रिज के स्टूडेंट्स में भी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी फैली और शार्लट ब्रोंटी की 2 बहनें मारिया और एलिज़ाबेथ, इन दोनों की ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हो गई। फिर एमिली ब्रोंटी और शार्लट ब्रोंटी, इन दोनों को फिर कोवन ब्रिज स्कूल छोड़ना पड़ा और ये दोनों अपने घर वापस चली गई। कुछ सालों के बाद शार्लट ब्रोंटी रो हेड, इंग्लैंड इस स्कूल में पढ़ने के लिए आई। फिर कुछ वक्त पढ़ने के बाद शार्लट ब्रोंटी इसी स्कूल में टीचिंग की जॉब करने लग गई और कुछ वक्त के बाद शार्लट ब्रोंटी ने एक प्राइवेट गवर्नेंस बनने का फैसला किया। 1835 में शार्लट ब्रोंटी स्कूल टीचर बनी थी और 1839 में शार्लट ब्रोंटी एक वेल्दी सिजविक फैमिली के बच्चों की गवर्नेंस बन गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही शार्लट ब्रोंटी को गवर्नेंस की जॉब करना अच्छा नहीं लगा तो उसने गवर्नेंस की जॉब छोड़ दी। शार्लट ब्रोंटी अपना एक अलग से स्कूल खोलना चाहती थी, लेकिन शार्लट ब्रोंटी को लगा कि इतनी जल्दी शार्लट ब्रोंटी एक स्कूल नहीं खोल सकती, शार्लट ब्रोंटी के पास इतने पैसे नहीं हैं। तो शार्लट ब्रोंटी ने दोबारा से गवर्नेंस की जॉब करना शुरू कर दी, लेकिन इस दफ़ा शार्लट ब्रोंटी किसी दूसरी जगह पर गवर्नेंस की जॉब कर रही थी, किसी दूसरी फैमिली के बच्चों की गवर्नेंस बनकर उनको पढ़ा रही थी। लेकिन दूसरी बार भी गवर्नेंस की जॉब करके शार्लट ब्रोंटी खुश नहीं थी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जेन एयर नावल में पढ़ा कि जेन एयर लोवुड स्कूल में पढ़ती थी,
वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड हेलन बर्न्स की डेथ हो गई थी टाइफस की वजह से या ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। और रियल लाइफ में कोवन ब्रिज इस स्कूल में शार्लट ब्रोंटी की सिस्टर्स मारिया और एलिजबेथ की ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हुई थी। स्टूडेंट्स, जेन एयर नावल में एक और इवेंट था। ये इवेंट भी आप लोग ध्यान से अपनी कॉपी पर लिख लें कि जेन एयर के एक कज़न जॉन रीड की सेहत बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से ख़राब हो गई थी। जॉन रीड ये गैम्बलिंग भी करता था और बहुत ज़्यादा फूड और स्वीट्स खाता था। तो जॉन रीड की सेहत ख़राब हो गई और फिर जॉन रीड ने सुसाइड कर ली। रियल लाइफ में शार्लट ब्रोंटी का एक भाई था जिसका नाम था पैट्रिक ब्रैनवेल। पैट्रिक ब्रैनवेल को भी ओपियम और अल्कोहल एडिक्शन थी, जिसकी वजह से पैट्रिक ब्रैनवेल यानी शार्लट ब्रोंटी के भाई की डेथ हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जेन एयर इस नावल में जेन एयर की ऑटोबायोग्राफी में शार्लट ब्रोंटी की लाइफ से मिलते जुलते रियल इंसिडेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि किस तरह से जेन एयर नावल ये एक बिल्डंग्स रोमन नावल है, यानी किस तरह से चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक जेन एयर की साइकोलॉजिकल और मॉरल ग्रोथ हुई और किस तरह से जेन एयर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से एक मैच्योर वूमेन बन गई। तो स्टूडेंट्स, अगर अब आप लोगों को पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए कि जेन एयर नावल किस तरह से एक बिल्डंग्स रोमन नावल है और जेन एयर नावल में जेन एयर की लाइफ के इंसिडेंट्स किस तरह से शार्लट ब्रोंटी की रियल लाइफ के इंसिडेंट्स से मिलते जुलते हैं, या किस तरह से जेन एयर नावल में शार्लट ब्रोंटी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बताने की कोशिश की है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स अब आप लोग आसानी से लिख सकोगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।